रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ विद्याश्री एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 11 नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले 11 नवंबर का दिन क्यों विख्यात है, इसे किस रूप में मनाया जाता है, इसे पढ़ते हैं। तो आज एक बहुत ही महान पुरुष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्मदिन रहता है, जिसे क्या मनाया जाता है, नेशनल एजुकेशन डे के रूप में मनाया जाता है। एक महान विभूति जो एक कवि थे, पत्रकार थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अबुल कलाम आज़ाद, द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये कांग्रेस के सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले नेता थे। खिलाफत आंदोलन में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी और ये एक मुस्लिम नेता होते हुए भी हिंदू मुस्लिम एकता पर बहुत अधिक पक्षधर थे। महात्मा गांधी के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। इनके बारे में यदि आप सेपरेटली पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, मैं इनके ऊपर एक वीडियो बना दूंगी। तो सबसे पहले 11 नवंबर का करंट अफेयर में जो पहली न्यूज़ है वो है राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है 9 नवंबर को। ओके, 1987 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस का जो एक्ट आया था, तो उसी से इसकी शुरुआत हुई थी। और जो आपने अगर नालसा का नाम सुना होगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। तो 9 नवंबर 1995 को नालसा स्थापित हुआ था। तो वो भी इसी एक्ट में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। और अभी कुछ दिन पहले हमने 2 दिन पहले ही पढ़ा था कि राष्ट्रीय विधिक सेवा के जो विधि आयोग था, लॉ कमीशन था, इसके हेड कौन बने थे, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ। फिर देखिए, हमने पढ़ा था कि जो विधि आयोग है वो किसके टाइम पर बना था, तो विलियम बेंटिक, जो इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, उनके कार्यकाल में मैकाले की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर अभी 2 दिन पहले ही भारत के न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। उनका नाम क्या है, DY चंद्रचूड़। इनका नाम याद रखिएगा और ये DY है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसके पहले इनके जो पिताजी थे वो पूर्व काल में क्या बन चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन चुके हैं। और भारत के एकमात्र ऐसे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिनके पिताजी भी CJI रह चुके हैं और अब उनके पुत्र मतलब DY चंद्रचूड़ जी कौन से नंबर के चीफ जस्टिस बने हैं, तो वो 50वें नंबर के हैं। अब जो CJI होते हैं उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अभी राष्ट्रपति कौन है, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं, वो भारत की राष्ट्रपति हैं। भारत की कौन से नंबर की राष्ट्रपति हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। जो सेकंड न्यूज़ है वो पुरस्कार से रिलेटेड है कि 32वां बिहारी पुरस्कार किसे मिला है। तो 32वें नंबर का पुरस्कार किसको मिला है, और 2021 और 22 दोनों पुरस्कार अभी दिए गए हैं, तो हमें दोनों ही याद करना है। अब सबसे पहले तो सबसे जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो ये है कि बिहारी पुरस्कार देख के यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया कि बिहारी पुरस्कार किसको दिया जाता है, राजस्थानी कवियों को, बिहारी कवियों को, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे और हम बिहारी ही आंसर टिक करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, जो बिहारी पुरस्कार है वो जो राजस्थान की कृतियां होती हैं उनको सम्मानित किया जाता है। और ये कौन देता है, तो ये के बिड़ला फाउंडेशन देता है। अगर आपने सरस्वती सम्मान और भी सम्मान पढ़े होंगे तो बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा बहुत सारे सम्मान दिए जाते हैं। उसी तरीके से बिहारी पुरस्कार भी बिड़ला फाउंडेशन देता है। 2021 के लिए ये सम्मान मिला है मधु कोकोरिया, इनकी रचना थी हम यहाँ थे। और 2022 के लिए जो मिला है वो मिला है डॉक्टर माधव होड़ा जी को मिला है। तो ये अगर आपको नाम याद हो जाते हैं तो वेल एंड गुड। थर्ड क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन किया गया है कोच्चि कहाँ आता है, केरल में आता है। और इसके मुख्य अतिथि कौन थे, S सोमनाथ, एक ऐसा नाम जिसे हम डेली डिस्कस करते हैं। S सोमनाथ कौन है, तो इसरो के जो हेड है वो S सोमनाथ हैं। इसरो कब बना था, 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन हुआ था। ओके, अब कोच्चि से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट और जो करंट अफेयर रह चुका है। तो अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, बहुत सारे पेपर में ये पूछा गया है। तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहा जाता है।
पहली जल मेट्रो परियोजना का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो कोच्चि में हुआ। और मोस्ट आईएमपी जो मेंस में भी 3 मार्कर में टेक्नोलॉजी सेक्शन के अंतर्गत पूछा जा सकता है, आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत क्या है? इसको आप एटलीस्ट आईएनएस विक्रांत के 3 पॉइंट कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएंगे, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आईएनएस विक्रांत का भी जो उद्घाटन हुआ वो कहाँ से हुआ? कोच्चि से हुआ है। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आज बहुत सारी न्यूज़ हैं और स्पोर्ट्स की न्यूज़ हमेशा ही बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो उनको अच्छे से पढ़ना है। खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम 2023-24 की मेजबानी कौन सा राज्य करने वाला है? खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, जब भी आप पढ़ते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि खेलो इंडिया गेम्स अलग हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग हैं और खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम अलग हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम, ये कहाँ होने वाले हैं 2023-24 में? तो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। अब ये कौन से क्रम के हैं? तो ये तीसरे क्रम के हैं। तो इसके पहले फर्स्ट एंड सेकंड कब हुए थे? तो फर्स्ट खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम कहाँ हुए थे? उड़ीसा में हुए थे। और जो सेकंड नेशनल यूनिवर्सिटी गेम हुए थे वो कहाँ हुए थे? बेंगलोर में हुए थे। और थर्ड नंबर पे कहाँ होने वाले हैं? उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में भी ये 4 जगह होंगे। वाराणसी है जिसमें गोरखपुर है और 2 स्थान और हैं। तो वाराणसी क्यों चर्चा में रहा है? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है कि जो एससीओ है, संघाई कोऑपरेशन संगठन, उसकी जो सांस्कृतिक राजधानी है, जो कल्चरल कैपिटल है, उसे वाराणसी को घोषित किया गया है। और वाराणसी तो बहुत पवित्र नगरी है ही। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स, अभी हमने यूनिवर्सिटी गेम की बात की जो फर्स्ट उड़ीसा में हुए थे, सेकंड बेंगलोर में हुए थे और थर्ड कहाँ होने वाले हैं? यूपी में होने वाले हैं। अब हम बात कर रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण हुआ था वो कहाँ हुआ था? पंचकुला हरियाणा। ये प्रश्न अभी बहुत सारे एग्जाम में आया है, इसको याद रखिएगा। पंचकुला हरियाणा में फोर्थ नंबर के यूथ गेम्स हुए थे और जो इसके 5th नंबर के होने वाले हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स, वो मध्य प्रदेश में होने वाले हैं। तो मध्य प्रदेश के एग्जाम में ये प्रश्न आना बहुत स्वाभाविक सा है क्योंकि स्पोर्ट्स पूछा जाता है। यूपी सरकार ने कौन सा गेम गोद लिया है? तो यूपी में आप देखते हैं कि बात बात पे क्या हो जाती है? कुश्ती हो जाती है। तो यूपी गवर्नमेंट ने कौन सा गेम गोद लिया है? तो कुश्ती गेम गोद लिया है। फिर काकोरी डकैती, हिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं कि काकोरी डकैती जो थी, जो 9 अगस्त 1925 को अशफाक उल्लाह खां और भी महान जो क्रांतिकारी थी उन्होंने की थी, उसका नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। गवर्नमेंट का कहना था कि उसे डकैती कहना अच्छा नहीं है, वो कोई डकैती नहीं थी, वो एक अभियान था, एक एक्शन था, तो उसका नाम बदल के क्या किया गया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। ये याद रखना है, आपको 3 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष संस्थान है? तो आंसर तो है इसका जो फर्स्ट रैंक आया है पेकिंग यूनिवर्सिटी, ये चाइना की यूनिवर्सिटी है, इसको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिले हैं। तो ये चाइना ने फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। लेकिन क्या हमारे भारत की भी कोई सी यूनिवर्सिटी है? तो भारत की 7 यूनिवर्सिटी इसमें आई हैं, जिसमें अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटी का देखते हैं तो 40वां स्थान प्राप्त हुआ है आईआईटी बॉम्बे को। तो जो 7 यूनिवर्सिटी हैं उसमें जो फर्स्ट रैंक मिला है वो आईआईटी बॉम्बे को मिला है। तो आप देख सकते हैं कि जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं एशिया की, उसमें भी हम कितने पीछे हैं। तो एजुकेशन में हमें काफ़ी काम करना पड़ेगा हमारे देश को। फिर एचडीआई सूचकांक, ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितने एग्जाम में कितनी बार आया है। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें कौन कौन से 3 पैरामीटर होते हैं? तो 3 पैरामीटर होते हैं, एजुकेशन होता है, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटल इनकम और जीवन प्रत्याशा। ओके, इसमें इसको कौन जारी करता है? तो इसको जारी करने वाली संस्था का नाम है यूएनडीपी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीपी? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो अभी इसमें कौन सा रैंक आया है इंडिया का? 132, 132वां स्थान है मानव विकास सूचकांक में। तो ये आपको अच्छे से याद करना है।
फिर देखिए केंद्रीय वित्त मंत्री हैं जो, कौन है वित्त मंत्री अभी, निर्मला सीतारमन जी। उन्होंने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। अब ये क्या नाम है, इसका क्या मतलब है? सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क है, ये 2022-23 में बजट में बोला गया था कि इकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है उसको ख़त्म करने के लिए ऐसे बॉन्ड जारी किए जाएंगे। और जब COP26 हुआ था, कहाँ पर हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। तो मोदी जी ने भी इसके बारे में बताया था। तो ये किस लिए यूज़ किए जाएंगे? ये हरित परियोजनाओं के लिए है और नवीनीकरणीय ऊर्जा मीन्स जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उसके विकास के लिए यूज़ किए जाएंगे। इससे क्या होगा? इससे पोल्यूशन नहीं होगा और हम पर्यावरण की सुरक्षा कर पाएंगे। तो ये थोड़ा सा याद करिएगा आप, सोवरेन ग्रीन बॉन्ड जो है वो किससे रिलेटेड है। फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड, ये प्रश्न अभी पूछा गया है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया है। COP27 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? इसे हम रोज डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि अभी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मिस्र में किया जा रहा है। मिस्र को किस नदी का वरदान कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा है? लेह लद्दाख एयरपोर्ट, ये कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है। भारत को किस ईयर तक टोटली जीरो न्यूट्रल कार्बन करना है, ये भी आपको बताना है। ये मैंने कल पढ़ाया था, यदि आपने कल का करंट अफेयर नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। फिर अमेरिका का एक प्रांत है मैरीलैंड प्रांत, ये जो प्रोविंस है अमेरिका का, उसकी गवर्नर बनने वाली पहली भारतीय मूल की महिला कौन बनी है? उनका नाम है अरुणा मिलर। अरुणा मिलर हैं, वो भारतीय मूल की ऐसी प्रथम महिला बनी है जो मैरीलैंड प्रांत है अमेरिका का, उसकी गवर्नर बनी है। तो ये भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। 2023 में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? इसे भी आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। 2023 में विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप होने वाली है, जो कहाँ होने वाली है, इसकी मेज़बानी कौन सा देश करने वाला है? हमारा प्यारा भारत करने वाला है। और कब होगी? 2023 में होगी। अब जैसे ही बॉक्सिंग का नाम आया तो आपके माइंड में 3-4 नाम क्लिक होने चाहिए जो पूछे जाएंगे। सबसे पहला नाम है निकहत जरीन, ये कौन है? तो जो अभी वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें गोल्ड मेडल लाने वाली निकहत जरीन है। दूसरा नाम है जिनको सब जानते हैं, सुपर मॉम मैरी कॉम। मैरी कॉम जो है वो सर्वाधिक बार इन्होंने विश्व चैंपियनशिप जीती है बॉक्सिंग के अंतर्गत, तो इनका नाम बहुत चर्चित है। फिर है लवलीना बोरोगोहान, अगर आपने टोक्यो ओलंपिक देखा होगा तो इसमें बॉक्सिंग में कांस्य पदक लाने वाली कौन थी? लवलीना बोरोगोहान। तो तीनों नाम आपको याद करना है, इनका संबंध किससे है? ये प्लेयर बॉक्सिंग की हैं। ओके, नेक्स्ट है जो कि पहला एशियाई कप की मेजबानी किसने की थी? अब इसके कुछ स्टैटिक फैक्ट भी देख लेते हैं। तो जो पहला एशियाई कप हुआ था उसकी मेजबानी भारत ने की थी। भारत में ये नई दिल्ली में हुए थे और कब हुए थे? 1951 में हुए थे। 15वीं एशियाई एयरगन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये एयरगन एशियाई चैंपियनशिप है, कहाँ पर हो रही है? साउथ कोरिया में हो रही है। तो अब हमें शूटिंग से रिलेटेड कुछ नाम याद करने हैं, जैसे मनु भाकर, अर्जुन बबूटा, दिव्यांश पवार। दिव्यांश पवार तो जो शूटिंग करेगा उसके अंदर पावर तो होगा ही और वो दिव्य भी होगा। अर्जुन बबूटा क्या है? शूटर है, और मनु भाकर भी शूटिंग से रिलेटेड हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ और स्टैटिक फैक्ट देखते हैं, जैसे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो कतर दोहा में किया जा रहा है, ये प्रश्न पूछा गया है। फिर उबेर कप और थॉमस कप, इन दोनों कप का संबंध सबसे पहले तो किससे है? आपको ये पता होना चाहिए। तो इनका संबंध बैडमिंटन से है। उबेर कप किसने जीता? तो उबेर कप साउथ कोरिया ने जीता है। और थॉमस कप किसने जीता है? तो पहली बार थॉमस कप भारत ने जीता है, और किसको हरा के जीता है? तो इंडोनेशिया को हराकर जीता है। तो आपको ये याद होना चाहिए। फिर सुल्तान अजलान शाह, ये अजलान शाह लिखा है, अजलान शाह, इस कप का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पर होता है? तो मलेशिया में होता है। ओके, और इसको किसने जीता है? इसको हमारे प्यारे भारत ने जीता है, इसीलिए आपको याद रखना है। तो उबेर कप और थॉमस कप का संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से है। और अजलान शाह कप किसने जीता है? भारत ने जीता है। अजलान शाह कप जो है ये किस किस खेल से रिलेटेड है? आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
फिर 32वें ओलंपिक कहाँ पर हुए? तो 32वें ओलंपिक 2022 में टोक्यो जापान में हुए। और 33वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे? तो पेरिस में होंगे। और 2028 में ओलंपिक कहाँ पर होंगे? यदि आपको ये पता है तो ये भी बताइए। फिर बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की बैठक होनी है, तो वो 10 नवंबर 2022 को कहाँ पर होनी है? ये बैठक होनी है भारत में। भारत में बैठक होनी है बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों की। इसकी मेजबानी करेगा भारत, जिसमें भारत के जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह जी, वो भागीदारी करेंगे। फिर बिम्स्टेक क्या है? बिम्स्टेक कब बना? बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसमें कितनी कंट्री हैं? ये सब आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अब ये क्या है? बिम्स्टेक क्या काम करता है? तो जो भारत और उसके पड़ोसी देश हैं, जिसमें बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, थाईलैंड है, फिर भूटान और नेपाल भी शामिल हो गए। तो इसमें ऐसा बोला गया कि बे ऑफ बंगाल, पहले भूटान नेपाल इसमें शामिल नहीं थे, उनको बोला गया कि जब बोला गया कि भूटान और नेपाल भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो पॉइंट ये उठ रहा था कि ये तो वेस्ट बंगाल, मतलब जो बे ऑफ बंगाल है उससे कनेक्ट नहीं होते हैं। तो लेकिन फिर उनको टेक्निकल और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और मल्टी सेक्टोरल, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों की भागीदारी के तहत उनको ऐड किया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा कि बिम्स्टेक कैसे बना, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? ढाका में है। ओके, और कब बना था बिम्स्टेक, ये आपको बताना है। और बिम्स्टेक में कितने देश हैं? तो 7 देश हैं। ओके, फिर आसियान, अभी देखिए ये हमने अभी इसके पहले भी डिस्कस किया था कि किस देश के साथ हमारे कैसे संबंध हैं और उनको कितने वर्ष हो गए हैं। तो जो ये सेलिब्रेशन वाला ईयर रहता है, ये यूपीएससी तो पूछता ही है, इसके साथ साथ अभी एमपीपीएससी और अदर स्टेट एग्जाम में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाने लगे हैं। तो आसियान संबंधों की वर्षगांठ को कितने वर्ष हो गए हैं? 30 वर्ष हो गए हैं। और भारत इजराइल के संबंधों को भी 30 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन भारत और मिस्र के संबंध जो हैं वो 1991 के बाद 1992 से लेकर 2022 में 75वीं वर्षगांठ मनाई है। तो आज़ादी का 75वां महोत्सव हम मना रहे हैं, और मिस्र के साथ जो संबंध है उसका भी हम 75वां वर्षगांठ मना रहे हैं। तो ये याद करना है। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो है 2022 में गुरु नानक जी का कौन सा प्रकाश पर्व या प्रकाश महोत्सव मनाया गया? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और ये क्वेश्चन मैं गुरु नानक जी के ऊपर मैंने एक लेक्चर डाला है, यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लीजिए। तो ये आज के कुछ क्वेश्चंस थे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर इन सभी जितने मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं वो बताना है। और मैं देखती हूँ कि वीडियोस पर व्यू बहुत ज़्यादा हो जाते हैं लेकिन आप लोग लाइक नहीं करते, तो इसका मतलब या तो ये है कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, तो उस लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।